हेलो एवरीवन। आज से आपका क्रैश कोर्स बॉटनी शुरू हो रहा है और आज आपका पहला लेक्चर है और हम लोअर बॉटनी से शुरू करेंगे। एक्चुअली लोअर बॉटनी से हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं और बॉटनी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो उसमें लोअर बॉटनी ज़रूर कवर करता है। तो लोअर बॉटनी शुरू करेंगे और लोअर बॉटनी में भी आज का आपका लेक्चर जो शुरू हो रहा है वो एल्गी को लेकर हम शुरू कर रहे हैं। एल्गी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो आपका एल्गी, फिर एल्गी के बाद आगे मूव करेंगे, एल्गी के बाद आपका फंजाई, फिर ब्रायोटेडो, ऐसे करके आगे मूव करेंगे। तो जो लेक्चर है उसमें आज हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन एल्गी में किस किस तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं और स्पेशली सारे से एल्गी का जो भी है इसमें एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी परसेंटेज है क्वेश्चन का उसमें एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर करता है। तो सबसे पहले क्या है कि स्टडी, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, तो एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकस मतलब होता है सीवीड और लॉगस मतलब स्टडी हो गई, तो फाइकोलॉजी स्टडी को कहते हैं। सबसे पहले एल्गी का टर्म किसने दिया था, आगे हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है। पहले के टाइम में भी, जैसे ग्रीक, रोमन, चाइनीज़ एंशियंट टाइम में भी एल्गल मटेरियल का एज ए न्यूट्रिशन के रूप में न्यूट्रिशियस जो मटेरियल था और उसको वो ये खाते थे। ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ लिटरेचर्स में, एंशियंट लिटरेचर में भी इसका एल्गी का आपको डिफिनेशन और डिफिनेशन क्या कहेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले एल्गी का जो टर्म था वो किसने दिया था, सबसे पहले लीनियस ने 1754 में लीनियस से सबसे पहले एल्गी टर्म यूज़ किया था। लेकिन उन्होंने एल्गी के लिए ये नहीं यूज़ किया था, उन्होंने ब्रायोफाइटा के लिए, ब्रायोफिटिक प्लांट जो थे उनके लिए ये टर्म यूज़ किया था। तो एल्गी टर्म एल्गी के लिए किसने यूज़ किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ALD जेस्यू। ठीक है, इन्होंने एल्गी को एल्गी कहा। ठीक है, एल्गी को एल्गी के नाम से संबोधित करने का जो क्रेडिट जाता है वो ALD जेस्यू को जाता है। अब एल्गी है क्या, अगर आपसे किसी ने पूछा कि एल्गी है क्या, तो जनरली आप सबसे पहले आपके दिमाग में एक जो उसका व्यू बन के आएगा वो ये है कि जनरली जो ग्रीन जो आपका फ्लोरा है आपको सराउंडिंग में, पॉन्ड्स में, स्कैम्स में, आगे आपको झील में, नदियों में, रनिंग वाटर में जो ग्रीन कलर का आपका फ्लोरा देखने को मिलता है उसको आप एल्गी कहते हैं। ठीक है, वो एल्गी आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। तो एल्गी का ग्रीन कलर ग्रीन है, ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, पिगमेंट पाए जाते हैं और भी कई तरीके के पिगमेंट होते हैं इनके पास, एडिशनल पिगमेंट भी होते हैं। और इनके जैसे एक ग्रीन तो नाम दे दिया मैंने, लेकिन पिगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट के आधार पर एल्गी को क्लासीफाई किया गया है। बहुत तरीके की एल्गी, जैसे रेड एल्गी है, रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं आपके, ब्राउन एल्गी हो गई, फियोफाइसी के मेंबर्स हो गए, डायटम्स हो गए, गोल्डन एल्गी जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगराइज किया गया किस आधार पे, पिगमेंट, उनसे कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एल्गी का कैरेक्टर अगर देखेंगे तो ग्रीन हो गया, ऑटोट्रॉफी हो गया, नॉन वेस्कुलर। अब सबसे पहले जो आपका प्लांट फ्लोरा था उसका जब क्लासिफिकेशन हुआ तो सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन बट बहुत एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इकलर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इकलर के क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या बताया था, इकलर ने क्लासीफाई किया था पूरे प्लांट को क्रिप्टोगैम्स और फिनरोगैम्स में। ठीक है, दो उन्होंने टर्म यूज़ किया था, क्रिप्टोगैम्स और फिनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में फ्लावरलेस प्लांट्स जो जिनके पास फ्लावर नहीं है, ठीक है, उनको रखा, या सीडलेस या फ्लावरलेस कह सकते हैं। और फिनरोगैम्स में आपका जनरली जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आता है। तो जिनके पास सीड अभी तो क्रिप्टोगैम्स में सीडलेस था, यहाँ पे सीडेड। ठीक है, यहाँ पे सीडेड और विथ फ्लावर, मतलब फ्लावर सीडेड प्लांट जो थे वो आपके फिनरोगैम्स में आ गए। क्रिप्टोगैम्स को भी इन्होंने अगेन डिवाइड किया था, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट।
ठीक है। ये तीन जो थे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म आता है, और जिम्नोस्पर्म के पास सीड होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि उनके पास नेकेड सीड होता है, लेकिन सीड होता है, तो उनको क्रिप्टोगैम्स में नहीं रखा गया। तो थैलोफिटिक प्लांट जो था, अब ये देखिए आप एक टर्म आता है थैलोफाइट, तो ग्रीन ऑटोट्रॉफिक, जो एल्गी का कैरेक्टर है, ग्रीन ऑटोट्रॉफिक नॉन वेस्कुलर थैलोफिटिक प्लांट, ठीक है। थैलोफिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जहां पर ट्रू स्टेम, रूट और लीफ का डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थैलोफाइट में भी दो आ गए, एक आपका एल्गी आ गई, दूसरा आपका फंजाई। फंजाई में भी ट्रू स्टेम, रूट और लीफ में डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता, ये दोनों आ जाते हैं। अब इसके बाद नॉन वेस्कुलर, आगे आपको, अब वो भी क्लासिफिकेशन का एक तरीका था जो कुछ साइंटिस्ट ने यूज़ किया था, वेस्कुलर प्लांट, नॉन वेस्कुलर प्लांट, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। ये स्टडी को बता दिया, स्टडी जो है एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। और पहले बताया कि ग्रीक, रोमन और चाइनीज़ जो थे वो उनके भी एंशिएंट्स बुक जो थे वहाँ पर एल्गी का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। अब हम आगे आते हैं, कुछ फेमस साइंटिस्ट के नाम, एल्गी कैरेक्टर, कुछ फेमस साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंटिस्ट के नाम आपका पूछता कैसे है, ये डायरेक्टली लिंक करके नहीं पूछता कि इन्होंने क्या किया या इन्होंने क्या किया, जनरली वो मैच द कॉलम दे देते हैं, और उस मैच द कॉलम में आपको बताना रहता है कि जैसे एल्गी के बारे में आप पढ़ रहे हैं अभी, तो फाइकोलॉजी हो गई एल्गी की स्टडी को, और जो इसकी स्टडी, इस पर स्पेशली जिनका काम होता है, जिन्होंने अपना टाइम दिया होता है, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस पर प्ले किया होता है, उनको क्या कहते हैं, फाइकोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से माइकोलॉजिस्ट, फाइकोलॉजिस्ट अलग अलग हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैच द कॉलम में कि कौन से फाइकोलॉजिस्ट नहीं है या कौन से हैं, ठीक है, या मैच द कॉलम में दे दिया कि ये इन्होंने क्या काम किया है, ठीक है। तो जनरली वो मैच द कॉलम के ही क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो सबसे पहले आपका, जब हम एल्गी का ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, और अब हम आ गए हैं आपका ये देखने की कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम आता है इनमें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम आता है वो फ्रिच का आता है, ठीक है। इनको फादर ऑफ एल्गी भी कहते हैं। फ्रिच ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, बहुत सारा इनका मतलब फ्रिच का आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, एल्गी का बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो है वो फ्रिच का क्लासिफिकेशन है, देखने को आपको आगे मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद है कुछ और भी इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे घोष है, ठीक है। इनका जो मेन काम था, ये इनका भी, ये इंडिया के हैं, ये घोष जो है वो इंडिया के हैं, इनका भी काम जो था वो ग्रीन एल्गी और ऐसे इस पर था। इसके अलावा आते हैं एमओपी लिंगर, लिंगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको इंडिया में इंडियन फाइकोलॉजिस्ट, इंडियन फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। इनका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, एक्चुअली ये स्टूडेंट थे, आपके फ्रिच के स्टूडेंट थे, और इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में, ये मद्रास यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी में एल्गी का एक अपना जो चैम्बर कह सकते हैं, या एल्गी का स्कूल, फाइकोलॉजी का एक अपना स्कूल ही मतलब बना दिया था, वहाँ पर एक लैब इस्टेब्लिश कर दिया था। ये इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इन्हीं के यहाँ से 3 लोग आते हैं, लिंगर के यहाँ से ही रामनाथन भी आते हैं, बालकृष्णन भी आते हैं, और डेसिकेचार्या भी आते हैं। ये तीनों जो है ये मद्रास उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और ये भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनके स्टूडेंट हैं। ये लिंगर जो थे वो फ्रिच के स्टूडेंट थे, और ये तीनों जो थे वो एल्गी के जो आपका डिपार्टमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, स्कूल इस्टेब्लिश किया था, वहाँ से ये इन्होंने स्टडी की थी। एल्गी पर इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा बीएचयू के भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ काम किया था। तो एक है प्रोफेसर वाई भारद्वाज, ठीक है, ये भी आपके स्टूडेंट थे फ्रिच के। इनका भी काम जो होता, ये इनका जो वर्क था वो रेसिक्लेमेशन पे था, सलाइन लैंड पर। एक्चुअली सलाइन लैंड जो जहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अब चूँकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ की जो प्लांट की रूट्स होती है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। तो इस धीरे धीरे क्या होता है ना कि वहाँ की वो उससे जो ज़मीन होती है, वहाँ की लैंड जो होती है वो अपनी प्रोडक्टिविटी खो देती है। तो इन्होंने क्या किया था, ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल किया था, ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज़ करके। और इसको ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है, और इसको रिप्रोडक्टिव दोबारा से जो
लैंड जो मतलब वो हो गए थे आपका, उनके अंदर सारी उर्वरा शक्ति जो होती है और प्रोडक्टिविटी जो ख़त्म हो गई थी उसको उन्होंने दोबारा से इस्टेब्लिश किया था। ये इनका काम था। दूसरे आते हैं आरएन सिंह। ये आरएन सिंह, इनका भी काम जो था वो ब्लू ग्रीन एल्गी पर ही था। ठीक है, नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन प्रोडक्शन के लिए, या एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नाइट्रोजन प्रोडक्शन करके वो कैसे प्लांट को हेल्पफुल करेगी, इस पर इन्होंने काम किया था। और पीके डे है, इनका भी जो वर्क था ये भी इनका ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पर भी था। एक्चुअली एक होता है ना कि एक जगह से जहाँ जो काम स्टार्ट होता है उसके बाद उसमें और इम्प्रूवमेंट होते जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है एचडी कुमार। एचडी कुमार का काम थोड़ा अलग था। इन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यूज़ किया था, एल्गी की फाइकोलॉजी देखी थी और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन काम इनका भी ब्लू ग्रीन एल्गी पर ही है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी पर ही इनका वर्क था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और थोड़ा मॉडर्न ये आए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और एल्गी की फाइकोलॉजी पर इनका वर्क था। अब इसके बाद ये थोड़ा सा आपको एक चार्ट बना के बताया गया है कि किस तरीके से आप मतलब याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंटरनेशनल और इंडियन एल्गोलॉजिस्ट के बारे में। ये इंडिया का हो गया आपका, यहाँ पे, और ये है आपका इंटरनेशनल। ठीक है, तो फ्रिच जो थे वो इंटरनेशनल यहाँ के थे, मतलब आउट ऑफ इंडिया के थे, इसलिए इनका नाम जो है वो इनको क्लासीफाई कर दिया मैंने इंटरनेशनल एल्गोलॉजिस्ट के फॉर्म में, और इनको फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका ये जो है जिनके बारे में बता दिया जा चुका है आपको, ये सारी है, ये चार्ट है आपका, आपको मेमोराइज्ड करने में, याद रखने में ये इजी रहेगा। अब हम आते हैं डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। तो ये भी बता दिया है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक फिर से बता दे रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं एल्गी में। अगर सबसे पहले अगर आपको किसी ने पूछा तो ग्रीन ऑटोट्रॉफिक नॉन वेस्कुलर थैलोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, ये तो है। इसके अलावा ये तो चीज़ें हो गई। कुछ एडवांस एल्गी, ये है आपका। अब रेंज के बारे में हम बात करेंगे कि एल्गी का रेंज कहाँ से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर एल्गी तक आपको देखने को मिलेगी, माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक एल्गी तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि कुछ एकदम सिंपलेस्ट एल्गी से लेकर 1 सेल, क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं, 1 सेल, इसके बाद कॉलोनी बन गई आपका, और आपका वॉल्वॉक्स की कॉलोनी हो गई, हाइड्रोडिक्टियन की कॉलोनी हो गई। ठीक है, इस तरीके की कॉलोनी, और इस तरीके से एडवांस आप कारा तक जाएंगे और सारगासम तक जाएंगे तो यहाँ तक आपको एडवांस एल्गी तक भी देखने को मिलेगा। अल्वा है, सारगासम है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लीफ होता नहीं है लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो क्योंकि चूंकि ये थैलोफिटिक है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इन प्लांट में ट्रू रूट स्टेम लीफ का डिफ्रेंशिएशन होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एडवांस है तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये एक्वेटिक है, लेकिन जब आप भी आगे आप पढ़ेंगे ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको उसमें एक्वेटिक के अलावा टेरेस्ट्रियल एल्गी भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अनयूजुअल हैबिटेट्स के एल्गी भी देखने को मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ किस आधार पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। ठीक है, और एकदम हाई टेम्परेचर पर भी पाए जा रहे हैं, एकदम लो टेम्परेचर पर भी पाए जा रहे हैं, तो इस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। सेक्स ऑर्गन जो है वो किसी भी स्टेराइल जैकेट से सराउंडेड नहीं होती। ठीक है, नेवर सराउंडेड एनी स्टेराइल जैकेट। इसके अलावा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। चूँकि अभी इकलर की क्लासिफिकेशन में मैंने बताया कि इनको किस में रखा गया है, इनको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। सीड का ही फॉर्मेशन नहीं हो रहा, फ्लावर का भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और चूँकि एल्गी से स्टार्ट हो रहा है आपका, अगर सबसे सिंपलेस्ट प्लांट अगर आप कहेंगे तो वो एल्गी में आती है, तो वहाँ पे कहाँ से आपको एम्ब्रियो मिलेगा। इसके अलावा स्पोरोफिटिक दोनों चीज़ें दोनों फेस पाए जाते हैं आपका। जब इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि ये इसका जो लाइफ साइकिल है उसमें दोनों फेस पाए जाएंगे, स्पोरोफिटिक फेज भी है और गैमेटोफिटिक फेज भी है।
एल्गी की बॉडी जो होती है जनरली गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। गैमेटोफिटिक मतलब वहाँ पर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक फेज भी है, स्पोरोफिटिक फेज भी है, लेकिन वो अल्टरनेशन एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होने का है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है, ठीक है। मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफिटिक है तो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, गैमेट जो है उसमें सिंगैमी हो जाएगी, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो जाइगोट अब डिपेंड करता है, आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो लाइफ साइकिल में अलग अलग तरीके की लाइफ साइकिल होगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेट के बाद फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद रिडक्शनल डिवीजन हो गया, और यहाँ रिडक्शनल डिवीजन जो हो जाता है उसके बाद जब प्लांट का फॉर्मेशन होता है तब वहाँ पे 2n कंडीशन नहीं पाई जाती, n कंडीशन पाई जाती है। इसी तरीके से जब आप स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में क्या आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और गैमेट से जाइगोट बना है, जाइगोट जो है डायरेक्टली जर्मिनेट कर जा रहा है, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर दे रहा है, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल में आपको दोनों देखने को मिलेगा, स्पोरोफिटिक फेज भी, गैमेटोफिटिक जनरेशन भी, स्पोरोफिटिक जनरेशन भी, दोनों देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन जो है तीनों है इसमें, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। वेजिटेटिव में भी बर्डिंग है और बहुत सारे तरीके हैं, फ्रेगमेंटेशन है, बर्डिंग है, आगे आपको बताया जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसो एनाइसो हो गया में सब कुछ पाया जाता है। तो आगे अब चलते हैं हम, ये क्लासिफिकेशन का एक फ्लो डायग्राम जो है या मैप मैंने क्रिएट किया, ये देखिए आपका कॉमनली फाउंड, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पॉन्ड, स्कैम और वाटर सरफेस पर आपको देखने को मिलेंगे, पॉन्ड, डिचेस, टैंक्स, पूल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो किस में रखा गया, थैलोफाइट में रखा गया। प्लांट बॉडी थैलस है, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं है। न्यूट्रिशन जनरली ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है क्यों, क्योंकि जनरली नहीं स्पेशली मतलब होता ही होता है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक है क्योंकि इनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, नॉन वेस्कुलर ऊपर ही लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें होंगी, नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ कोई स्टेराइल जैकेट नहीं पाई जाती, कारा में पाया जाता है, ठीक है। अभी आपको आगे जब वो पार्ट आएगा तब बताएंगे कि कारा में आपको स्टेराइल जैकेट पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता इसमें। अब आते हैं ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एल्गी के ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। एल्गी को एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, अभी यहाँ पे हम बताएंगे एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटेट, इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एल्गी, एक्वेटिक एल्गी वो एल्गी हो गई जो पानी में रहती है। अब इसको भी हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फ्रेश वाटर एल्गी हो गई और दूसरी क्या हो गई आपकी, एक फ्रेश वाटर हो गई और दूसरी हो गई मराइन वाटर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जो साफ पानी में मिलती है उसको भी फिर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे हम, ये देखेंगे कि वो पानी जो है वो रुका हुआ है कि बह रहा है, ठीक है। तो स्टैग्नेंट वाटर है कि रनिंग वाटर है, ठीक है। रनिंग वाटर में भी बहुत तेजी से उसका बहाव है, स्लो रनिंग है कि फास्ट रनिंग है, उतना नहीं। इसमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल पे, तो एक्वेटिक से तो क्वेश्चंस कम ही आते हैं, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटेट से क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो अब हम आएंगे कि यहाँ पे देखिए फ्रेश वाटर एल्गी की हम बात करते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पॉन्ड्स, आपका पूल्स है, लेक्स है, रिवर है, स्ट्रीम, ये इन सब जगहों पर ये जो आपके साफ पानी की जो भी स्रोत हैं, जो भी सोर्सेस हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द फ्लो के आधार पे कैसा है, फ्लो कैसा है, मतलब तेज से बह रहा है कि धीरे बह रहा है, इसके आधार पर इनको ये भी डिवाइड किया गया। जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास है, ओडोगोनियम है, कारा है, ये जो है तीनों ये स्लो रनिंग वाटर में मूव करते हैं, ठीक है। जबकि हाइड्रोडिक्टियन और क्लेमाइडोमोनास जो है ये जो है वो स्टैग्नेंट वाटर, ये रुका हुआ जो पानी है वहाँ पे पाया जाता है।
ये है इसका इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि फ्रेश वाटर क्या है या क्या क्या सोर्सेस हैं ये पूछे, ये तो पूछेगा नहीं, पूछ सकता है एग्जाम्पल से क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं मराइन वाटर। मराइन वाटर की बात करते हैं। मराइन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर, ठीक है, समुद्र का पानी जो है स्पेशली। तो आपका मराइन वाटर में या सलाइन वाटर जो हो गया, जैसे ओशियन का है या सी, इसमें पाए जाने वाले एल्गी की हम बात करेंगे, ठीक है। ये जनरली मैक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, अभी बताया मैंने, रेंज में यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक, और इसका रेंज जो होता है माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक, छोटे से बड़ा तक, ठीक है। तो जनरली मराइन वाटर में पाए जाने वाले एल्गी जो है वो मैक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े, ठीक है। सीवीड्स जो है, अभी सीवीड मैंने सबसे पहले आपको बताया था फाइकोलॉजी में। फाइकोस जो है, फाइकोस जो है वो वर्ड जो है वो सीवीड से ही आया है, ठीक है, जो समुद्र में रहते हैं और उनको जनरली इनगल्फिंग करते हैं, वो खाया जाता है, वो न्यूट्रिशियस बहुत होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए, एक्टोकार्पस है, सार्गासम है, फीकस है, लेमिनेरिया, ये सारे के सारे मेराइन कैटेगरी के आपके एल्गी हैं। ये मेराइन कैटेगरी के एल्गी रोडोफाइसी और फियोफाइसी के जनरली मेंबर जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, मराइन वाटर। ज़्यादातर मेंबर जो है रोडोफाइसी और फियोफाइसी के मेंबर जो होते हैं वो मराइन वाटर एल्गी ही होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्लैंक्टोनिक एल्गी। तो प्लैंक्टोनिक एल्गी क्या हुआ, अब देखिए प्लैंक्टोनिक एल्गी, प्लैंक्टोनिक एल्गी के बारे में भी कभी कभी पूछता है कि अब ये इसको क्लासिफाई किया गया है ना कि प्लैंक्टन बन कहाँ पे रहा है, प्लैंक्टन क्या है। कभी कभी आप देखेंगे वाटर बॉडीज के ऊपर एल्गी ऐसे कवर हो जाती है कि पूरा का पूरा मतलब छा जाता है, लगता है कि एक कवरिंग हो गई उनके ऊपर, एक कवर बन गया है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई पॉन्ड्स है या कोई कोई झील है, इसके कॉर्नर में अगर वाटर है तो वहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर कहीं पर है तो वहाँ पे देखेंगे कि एल्गी पूरा का पूरा उसको कवर कर लेती है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, उस कंडीशन में ये होता है कि उसमें अंदर पाए जाने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी प्लांट आपके लिविंग एंटाइटीज होते हैं, उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, उनको सफोकेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि एल्गी ने पूरा कवर कर लिया गया था, तो एटमॉस्फेयर से वाटर का ऑक्सीजन का कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ सफोकेशन, तो क्या होता है ना, कुछ टाइम बाद उसके अंदर की जो लिविंग एंटाइटी है, जानवर है, वो मरने लगते हैं। और क्या होता है, बहुत गंदी सी स्मेल उसके पास से, अगर आप पास से गुजरेंगे तो गंदी सी स्मेल आती है वहाँ से। ये प्लैंक्टोनिक एल्गी जो है, इसमें इसको क्लासीफाई किया गया है कि सी वाटर में है कि आपका फ्रेश वाटर में। देखिए यहाँ पे है, ये फ्रेश वाटर की बात करेंगे हम या मराइन वाटर की बात करेंगे। तो ये प्लैंक्टोनिक एल्गी पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये एल्गी जो होते हैं फ्लोटिंग एल्गी हैं, मतलब तैर रहे हैं ये एल्गी, ठीक है, तैरते हैं और वाटर कॉलम पर ये जो है आपका ये पाए जाते हैं। ये बताया आपका कहाँ कहाँ पर होंगे। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एल्गल बूम, इसकी वजह ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, एबंडेंट ग्रोथ ऑफ एल्गी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, बताया ना आपको कि एल्गी इतने ज़्यादा मात्रा में, इतने ज़्यादा एबंडेंट इनमें वो होता है रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं इतने ज़्यादा वो फैल जाते हैं, इतना ज़्यादा, इतनी तेज़ी से वो अपने आप को फैलाते हैं उस वाटर बॉडी पर, पूरा स्प्रेड कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन का लेवल जो है वहाँ पे कम हो जाता है, और वहाँ पर जो भी वहाँ पे लिविंग जानवर जो भी रहते हैं वो सफोकेशन से मरने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछता है, क्लोरेला है, हाइड्रोडिक्टियान है, क्लेमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स, ये एग्जाम्पल है इसके, ये फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है। मराइन वाटर में क्या है, मराइन वाटर में हेमिडेस्कस है, ये एक पाया जाता है, और फ्रेजिलेरिया है, ऑसिलेटोरिया है, ठीक है, ट्राइकोडेस्मस है, ये जो है आपका ये सारे के हैं, साइक्लोटेला, ये आपके जो है एग्जाम्पल। तो इससे ऊपर वाले से क्वेश्चन नहीं आता, फ्रेश वाटर से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मराइन से आ सकता है, ठीक है। ये कौन से एल्गी जो है, मराइन वाटर एल्गी जो है वो वाटर ब्लूम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और या आपका प्लैंक्टोनिक एल्गी का बताइए जो कि मराइन वाटर में ग्रो करता है, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है।
अब हम आएंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी और आपका जो अभी आगे पढ़ेंगे अनयूजुअल हैबिटेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब टेरेस्ट्रियल एल्गी, अभी तक आपने जो भी एल्गी के बारे में पढ़ा वो सारे के सारे कैसे थे, एक्वेटिक हैबिटेट के थे, वो सारे के सारे पानी के अंदर रहने वाले एल्गी थे। अब हम आते हैं लैंड पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एल्गी जो है लैंड पर, अब लैंड पर कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, आपने दीवारों पर कभी कभी पानी मतलब बारिश हो जाती है तो कभी कभी देखा होगा कि वॉल जो है उसके ऊपर काली काली सी एक लेयर दिखाई देगी, वो भी एल्गी है, ठीक है। आप प्लांट्स जो है, पेड़ जो है, उसकी सरफेस पर भी एल्गी दिखाई देती है, वो भी एल्गी है। बहुत सारा कैटेगराइज किया गया है इसके आधार पर एल्गी को कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल एल्गी की बात करते हैं। कुछ बताया कि एल्गी जो प्रीडोमिनेंटली जो है वो एक्वेटिक नेचर की है, लेकिन कुछ एल्गी जो होती हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की भी होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर, अब दो चीज़ें हैं, ये या तो सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं, सॉइल के बाहर ग्रो करती हैं, ये भी है। इसके आधार पर भी, इसके मतलब बेसिस पर भी इसको क्लासिफाई किया गया है। आइदर दे आर सरफेस, सॉइल के सरफेस पर ग्रो करने वाली, या बीनीथ द डंप, ठीक है, या सॉइल के अंदर ग्रो करने वाली, ठीक है। ये दोनों तरीके से ये क्लासिफिकेशन का इनका तरीका है कि दोनों तरीके से एल्गी पाई जाती है। अब आपका है टेरेस्ट्रियल एल्गी में सबसे पहला है आपका एरोफिटिक एल्गी। अब ये एल्गी जो होती है, ये जो है वो आपका देखिए ये क्या लिखा है, ट्री ट्रंक से पाई जाती है, तो ऊपर सरफेस पर। अभी क्योंकि ना इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट के अंदर और प्लांट के बाहर रहने वाले एल्गी, इसके अलावा जो एनिमल है, एनिमल के सरफेस पर रहने वाले एल्गी और एनिमल के सरफेस के अंदर मतलब टिश्यू में रहने वाले एल्गी, ये दोनों अलग अलग तरीके के एल्गी हैं, उनको टर्म भी अलग अलग दिया गया है। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके सॉइल सरफेस पर पाए जाने वाले एल्गी हैं, ये सरफेस पे पाई जाने वाली एल्गी हैं। ये मॉइस्ट वॉल, आपका फ्लावर पॉट, रॉक्स, और ये सब जगह पर ये एल्गी पाए जाते हैं। इसमें एग्जांपल जो है बाउचेरिया का है, बॉट्रिडियम है और फ्रैचिएला, ये 3 एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका ये है क्रिप्टोफिटिक एल्गी, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल का ही एक दूसरा है एग्जांपल आपका क्रिप्टोफिटिक एल्गी। ये जो है वो कवर द, अब ये क्रिप्टोफिटिक एल्गी जो है ना, वो क्या, इनका एग्जांपल जो है ये आपका बहुत लो टेम्परेचर, मतलब स्नो की बात करते हैं हम जब, तो जो आपके स्नो के माउंटेन्स हैं वहाँ पर ये आपको क्रिप्टोफिटिक एल्गी देखने को मिलेंगे और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोफिटिक एल्गी से क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं कौन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो क्रिप्टोफिटिक एल्गी जो होते हैं, जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन के पीक को कवर, मतलब जो उसका पीक पॉइंट जो होता है, जो माउंटेन होता है उसको कवर करते, तो कभी कभी माउंटेन जो है आपका रेड दिखाई देगा, ठीक है, कभी कभी येलो दिखाई देगा, तो किसकी वजह से, वहाँ पर जो स्नो पाया जा रहा है, वहाँ पर जो बर्फ़ पाई जाती है, उसमें जो एल्गी ग्रो करते हैं, इसकी वजह से उस माउंटेन का कलर वो दिखाई देता है, ठीक है। अब ये इनको रुकिए, अभी मैं इसका एग्जांपल देखिए, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनी, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनी, येलो से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, ग्रीन, येलो ग्रीन कलर स्नो को प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम ही ऐसा पड़ा, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनी। और यूरोपियन और आर्कटिक रीजन में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं वहां पर ये क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनी मिलता है आपको, ठीक है। हेमेटोकॉकस निवेलिस, ये भी जो है आपका, ये रेड कलरेशन के लिए रेड कलर प्रोवाइड करता है। आर्कटिक और एल्पानिक रीजन पर जो पाए जाते हैं माउंटेन्स, वहाँ पर हेमेटोकॉकस निवेलिस, ठीक है। इसके अलावा है ये रेड एल्गी का एग्जांपल का, अब रेड कलर, बहुत सारे स्नो का रेड कलर देखने को मिलता है, तो वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है स्कॉटेला,
ये है आपका ग्लियोकैप्सा, इनकी इसकी वजह से रेड कलर देखने को मिला। अगर आपका ब्राउन या पर्पल कलर देखने को मिल रहा है तो ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, एसाइक्लोनेमा की वजह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोटोडर्मा या नॉस्टॉक, प्लूरोकॉकस, इन सब की वजह से आपको रेड या येलोइश ग्रीन कलर देखने को मिलता है। ठीक है, और रैफिडोनेमा जो है उसकी वजह से ब्लैक कलर, स्नो का ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। ये दिख भी रहा होगा आपको स्नो का कलर। ये क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस है, इसकी वजह से रेड कलर, स्नो पूरा रेड दिख रहा है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन आपका येलोइश ग्रीन कलर जो है साइटेला की वजह से, प्रोटोडर्मा की वजह से, प्लूरोकॉकस की वजह से, नॉस्टॉक की वजह से, इन सब की वजह से आपको ये कलर देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं थर्मोफिटिक एल्गी। ठीक है, थर्मोफिटिक एल्गी जो है थर्मोफाइट, ये थर्मोफाइट जो, अब थर्मो मतलब थर्मोबैसिलस का आपने नाम सुना होगा। बहुत जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो कर जाएंगे एल्गी, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है, थर्मोफिटिक एल्गी के कैटेगरी में रखा जाता है। तो देखिए, एक्सट्रीम हीट और हॉट स्प्रिंग्स में जो एल्गी पाए जाते हैं वो आपके हो गए किस कैटेगरी में हो गए, वो आपके थर्मोफिटिक एल्गी हो गए। सम स्पीसीज कैन टॉलरेट द टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर सकते हैं ये टेम्परेचर को, और उतने टेम्परेचर तक ये जीवित रहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जो है वो ऑसिलेटोरिया है आपका, ब्रेवेलिस, ठीक है, हेप्लोसाइफोना है इसका, ये दोनों एग्जाम्पल है। 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये ग्रो कर जाते हैं। ये ग्रो कर जाते हैं मतलब ये सर्वाइव कर जाते हैं, ग्रो तो किए रहते हैं, ये इतने टेम्परेचर तक सर्वाइव किए रहते हैं। मिक्सोफाइसी के जनरली जो मेंबर होते हैं, मोस्ट ऑफ द थर्मल एल्गी जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, मिक्सोफाइसी के मेंबर से बिलोंग करते हैं। अब है दूसरा आपका आता है लिथोफिटिक एल्गी। ठीक है, तो ये जो एल्गी होते हैं लिथोफिटिक एल्गी जो होते हैं रॉक के सरफेस पे, लिथोफिटिक एल्गी जो होते हैं वो आपके जो भी रॉक्स होते हैं, जो भी चट्टाने हैं, पत्थर रखे हुए उन और स्टोन्स हैं, वेट वॉल्स है, गीली दीवार जो है उसके सरफेस पर पाए जाने वाले एल्गी हैं, इन्हें लिथोफिटिक एल्गी कहते हैं। नॉस्टॉक और रेविलोरिया इसका एग्जाम्पल है। मॉइस्ट एनवायरनमेंट, इनको जनरली इनको क्या चाहिए होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं। अब हम आते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक है, अनयूजुअल हैबिटेट अभी मैंने पहले ही बताया था कि 3 तरीके से हम इसे क्लासिफाई करेंगे, 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक्वाटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। तो अनयूजुअल हैबिटेट जो है वो कौन से एल्गी होगी, अनयूजुअल हैबिटेट में आपके आगे वो एल्गी जो एकदम अलग तरीके के इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपका आता है एपिफिटिक एल्गी। तो एपिफिटिक एल्गी क्या हो गए, एपिफिटिक एल्गी वो हो गए जो, ये आप देखिए सरफेस, किसके सरफेस पे, प्लांट के सरफेस पर ही पाए जाते हैं, लेकिन उससे न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उसे सपोर्ट, एज ए सपोर्टर यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें कोलियोकिट हो गया एग्जांपल, और ये कोलियोकिट जो होता है ये किससे जुड़ा होता है, अब कारा और नाइटेला इस पे ग्रो करता है। ठीक है, कारा और नाइटेला पर ग्रो करेगा। और इसके बाद है चिटोफोरा जो होता है ग्रो करता है किसकी लीफ पर, वेलिस्नेरिया और नेलुम्बो की लीफ पर ये आपका ये ग्रो करता है। उडोगोनियम जो है वो हाइड्रेला पे ग्रो करता है। ठीक है, ये 3 जो है एग्जाम्पल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बाद आते हैं हम हेलोफिटिक एल्गी। हेलोफिटिक एल्गी अभी हमने एक मराइन एल्गी के बारे में पढ़ा था, तो एक्वेटिक में पढ़ा था कि वो मराइन वाटर जो होगा उसमें। हेलोफिटिक एल्गी ऐसे एल्गी होते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंसंट्रेशन जो होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होता है उसमें ये ग्रो कर जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले, हाई सेलाइन लैक्स जो होते हैं उसमें ये ग्रो करते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गी, ई है EHREN लिखा हुआ है, एरेनबर्गी ये है। और इसके एग्जांपल में
डुनेलाइला और स्टेफनोप्टेरा, ये तीन जो हैं ये एग्जाम्पल इसके इम्पॉर्टेंट भी हैं और इससे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं आपका एपिफिटिक से भी और हेलोफिटिक, इन दोनों से इन दोनों के एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद देखिए ये है आपका, ये जो है वो बताया गया है आपका हेलोफाइट के, ये डुनेलाइला है, ये वाला जो है ये, एक मिनट रुकिए बताते हैं, ये डुनेलाइला का एग्जाम्पल है। अब आते हैं सिम्बायोंट। सिम्बायोंट मतलब है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे, तो आपने लाइकेन ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, कि लाइकेन से अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन सबसे पहले जिसमें एल्गी और फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। तो सिम्बायोटिक एल्गी के बारे में बात करते हैं। अब सिम्बायोटिक एल्गी जो है एल्गी, वो एल्गी जो आपका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब दोनों को बेनिफिट होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, वो होता है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो नॉस्टॉक और एनाबेना, ठीक है, एक इसका अच्छा एग्जांपल नॉस्टॉक एनाबेना। इसके अलावा एनाबेना जो होता है साइकस की कोरोलॉइड रूट में पाया जाता है, ठीक है। एजोला, साइकस एंड अजोला, ये दोनों जो होता है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा है लाइकेन जो है वो, लाइकेन का एग्जाम्पल अभी बताया, लाइकेन जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहता है। एपिजोइक एल्गी और एंडोजोइक एल्गी, दो टर्म आएगा। एपिजोइक एल्गी वो एल्गी हो गए जो एल्गी एनिमल के सरफेस पर पाए जाते हैं, ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ एल्गी जो होते हैं जो उनके टिश्यूज में जाके रहते हैं। तो दो टर्म है। क्लेडोफोरा बहुत क्रिस्पाटा, क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और ये स्नेल मोलेशिस जो होते हैं वहाँ पर उनके सरफेस पर ऊपर उनके देखने को मिल जाए, ठीक है। प्रोटोडर्मा भी है, ठीक है। प्रोटोडर्मा, ऑसिलेटोरिया, डर्मेटोफाइटॉन, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये कहाँ रहते हैं, ये सब जो है वो टर्टल के बैक पे रहते हैं। देखिए ये फोटो भी आपको दिखाया जा रहा है कि समझ में आ जाए किस तरीके से है। बेसिक्लेडिया भी है, ठीक है, बेसिक्लेडिया, ऑसिलेटोरिया, डर्मेटोफाइटॉन, ये सब जो है वो टर्टल के बैक पे रहते हैं। क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा पूछा है कभी कभी, और ये स्नेल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये पूछता है, ठीक है। इसके अलावा स्टीजियोक्लोनियम जो है वो गिल्स और नोज ऑफ फिश के गिल्स और नोज में रहता है। अब है आपका, अभी बताया है कि एपिजोइक हो गया। अब दूसरा आपका टर्म आता है एंडोजोइक एल्गी। तो एंडोजोइक एल्गी वो जो लिविंग एंटाइटी, जो एनिमल्स हैं, जोइक लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इससे ये समझ जाइएगा कि जोइक मतलब एनिमल बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो एंडोजोइक मतलब अंदर पाए जाने वाला। एंडोजोइक एल्गी का भी एग्जांपल जो है जैसे जू क्लोरेला है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, किसकी कॉलोनी, ये हाइड्रा जो है उसका सिलोम जो होता है, मतलब उसकी जो बीच की हॉलो स्ट्रक्चर जो होता है, कैविटी जो होती है, उसमें ये पाए जाते हैं। और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में भी पाए जाते हैं। जूएंथेला भी जो है वो भी आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है कोरल्स में, ठीक है। इसमें ये एग्जाम्पल जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। जैसे जूएंथेला जो है वो आपका फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जानवरों में होगा, ठीक है। ऑसिलेटोरिया है, सैमनसेला है, ये आपका जो होता है स्पॉन्जस में पाए जाते हैं। अब आता है आपका पैरासिटिक एल्गी, लास्ट है आपका पैरासिटिक एल्गी। तो वो एल्गी, अब ये लोग तो रह रहे थे लेकिन ये किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचा रहे थे, ठीक है। कोई न्यूट्रिशन ले रहा था, कोई नहीं ले रहा था, लेकिन कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा था। पैरासिटिक एल्गी वो एल्गी हो गए जो डिजीज कॉज करने वाले होंगे, आइदर इट इज प्लांट और एनिमल, किसी पर भी वो एल्गी जो रह रहे हैं और उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी दे रहे हैं प्लांट को या एनिमल को, तो वो आके किस कैटेगरी में आएंगे, पैरासिटिक एल्गी में आएंगे। ये एग्जाम्पल इसका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिफेलुरस जो है वो आपका टी प्लांट में और कॉफ़ी के प्लांट में इसकी वैरायटी जो है वो डिजीज़ कॉज करती है। ये पूछता है रेड रस्ट ऑफ टी जो है वो किसकी वजह से होता है, तो ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपका है मैग्नोलिया, ठीक है, और पीपर प्लांट, ये इनमें रेड रस्ट जो होता है वो कॉज करता है एल्गी।
और इसके अलावा ये जो है आपका फाइलोसाइफोन, ठीक है। फाइलोसाइफोन जो होता है ये भी आपकी इसकी लीफ में रहता है, ठीक है, वल्गेरा। और ये जो एग्जांपल्स है ना, इसी से एक दो क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है आपका रेड रस्ट जो कॉज करने वाला एल्गी है, स्पेशली इसी से आते हैं। और क्योंकि ये कॉफ़ी में भी कॉज करता है, टी में भी कॉज करता है, तो ये जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब ये आपका पैरासिटिक एल्गी भी कंप्लीट हो गया। अब इससे क्वेश्चन देखिए, एक चार्ट बनाया है मैंने कि आपको याद करना आपके लिए ईजी हो, ठीक है, कि किस किस तरीके से कौन कौन से एल्गी हैं क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, और इसका क्या कैरेक्टर होता है और इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चंस और नेक्स्ट जो आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।